तो ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जैसे कि हमारे आपके सबके शरीर में बोन मैरो करके एक कोशिका होती है। बोन मैरो का फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टीएलसी या ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उसको बनाना। तो ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें से कि इन्हीं में से कोई सेल जो होते हैं वो अबनॉर्मली ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि बाकी शरीर में भी कैंसर होता है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें वहां के सेल्स जो होते हैं, उन ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं वो अबनॉर्मली ज्यादा ग्रो करते हैं। उसी तरह ब्लड कैंसर में भी जो हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं, दे आर abnormally डिवाइडिंग विच लीड्स टू ब्लड कैंसर। इनके इसका कोई स्टेज नहीं होता। जितने भी ब्लड कैंसर बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट लुकीमिया, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा एक्यूट। दैट मीन्स कि पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन होता है बड़ा एक्यूट होता है। पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं जनरली 1 से 2 महीने के अंदर आते हैं और वो बड़ा ही जानलेवा टाइप के बन जाते हैं। क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है जिसमें एक मरीज को सिम्टम्स होता है, हो सकता है महीनों से सालों से रहें, और किसी और पर्पस के लिए ब्लड ब्लड का टेस्ट कराया, उसकी वजह से उसमें डिटेक्ट आया कि हाँ भाई इसमें ब्लड कैंसर है। सो इसमें कोई स्टेज नहीं होता। ज्यादातर जो लुकीमिया होते हैं उसमें कोई स्टेज की हम बात नहीं करते हैं। जनरली अगर लुकीमिया है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जैसे कि लुकीमिया जो होता है गुड रिस्क टाइप का होता है, इंटरमीडिएट रिस्क टाइप का होता है, हाई रिस्क टाइप का होता है। ट्रीटमेंट में बहुत फर्क नहीं पड़ता है किस रिस्क का लुकीमिया है। बट हाँ, ये जरूर होता है कि उसका लॉन्ग टर्म आउटकम कैसा रहेगा। जैसे कि पेशेंट में से अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारा आउटकम क्या रहेगा, क्या चांस है कि मैं पूरी तरह क्योर हो जाऊंगा। वो हमारे पेशेंट के रिस्क पे डिपेंड करता है। तो जैसे नॉर्मल जैसे लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें हम स्टेज की बात करते हैं, उस तरह की स्टेजिंग की बात हम जनरली ब्लड कैंसर में नहीं करते हैं। रिस्क की बात करते हैं। ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा लाल कोशिका होती है जिसको हम आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या प्लेटलेट्स हैं। उसके अलावा जो होता है लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे शरीर में। लिम्फ नोड जो होता है वो भी हमारे ब्लड सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है। उसी तरह प्लाज्मा सेल होता है। प्लाज्मा सेल हमारे आप में सब में नॉर्मली एंटीबॉडीज बनाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर प्लाज्मा सेल भी अबनॉर्मली ज्यादा ग्रो करने लग जाए तो उससे भी एक ब्लड कैंसर होता है जिसको हम मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। तो लिम्फोमा जो होती है वो लिम्फ नोड की अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन से होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ से होती है। मल्टीपल माइलोमा नाम की जो बीमारी होती है, जो ब्लड कैंसर है, वो प्लाज्मा सेल्स के अत्यधिक ग्रोथ की वजह से होती है। जो बाकी बोन मैरो के जो डिसऑर्डर्स हैं, दे आर ल्यूकीमियास। ऑलमोस्ट जो 85 टू 90% जो लुकीमिया के केसेस होते हैं, उसका हमें वजह नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है। कुछ कॉजेज हैं जिसको कि देखा गया है कि हाँ, जैसे कि मरीज को मान लो किसी और पर्पस के लिए रेडिएशन मिला हो। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं जिनको कि पहले इलाज हुआ हो जिसमें उसका रेडिएशन का उपयोग हुआ हो, उसकी कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट हुई हो, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ब्लड कैंसर बन सकता है। किसी को ऑक्यूपेशनल जैसे बेंजीन वगैरह का जो केमिकल है उसका एक्सपोजर हो, पेस्टिसाइड का एक्सपोजर हो। कुछ केसेस होते हैं ये भी माना गया है कि जैसे स्मोकिंग करने से लुकीमिया का या ब्लड कैंसर का रिस्क जो है शरीर में बढ़ जाता है। फिर कुछ अनुवांशिक रोग होते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में लुकीमिया होने का खतरा बढ़ सकता है। बट ऐसे केसेस जिसमें कि हमें वजह पता है, ऐसे सिर्फ 10% है, 10 से 15% है। ज्यादातर जो केसेस हैं जिसमें कि ब्लड कैंसर हो रहा है उसमें हमें वजह नहीं पता होगी किस वजह से हो रहा है। लुकीमिया जनरली या तो बहुत छोटे बच्चों में होता है या ओल्ड एज में होता है। जहां हम छोटे बच्चों की बात करें तो भारत में बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया जिसको कि हम एएलएल कहते हैं, ये बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। ओल्ड एज में जनरली जो है आपको एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया ज्यादा कॉमन होता है। जनरली इसके जो मरीज होते हैं 65-70 साल की उम्र के होते हैं, उसमें ये ज्यादा देखा जाता है। जो बच्चों का कैंसर है उसमें जो एक्यूट लुकीमिया है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, ठीक होने वाला कैंसर है, उस एज में ये ज्यादा होता है। जो ब्लड कैंसर होता है अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो जो अक्यूट लुकीमियाज होते हैं वो एक बोन मैरो का डिसऑर्डर है। जो आपकी बोन मैरो के सेल्स हैं उसमें कहीं पे अब नॉर्मलिटी आ गई जिसकी वजह से कैंसर के सेल बन रहे हैं। तो हमारा बोन मैरो का फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन बनाना, टीएलसी बनाना, प्लेटलेट्स बनाना, सबसे ये 3 कॉमन फंक्शन है। तो जब हमारा ब्लड कैंसर होगा तो उसमें क्या होगा कि इन तीनों की जो फंक्शनिंग है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से सिम्टम्स दिखेंगे। जैसे आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो मरीज को अनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है, मरीज को उसकी वजह से थकान हो सकता है, थोड़ा सा काम करने पे ज्यादा थकावट वगैरह महसूस होगी। अगर टीएलसी कम होता है तो टीएलसी जो हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका पर्पस होता है इन्फेक्शन से लड़ना। तो अगर वो कम हो जाए, ठीक है, या उनकी फंक्शंस सप्रेस हो जाए तो मरीज को बार बार इन्फेक्शन होगा। प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क रह सकता है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं एक्यूट लुकीमिया के। फिर जो हमारा
एएलएल होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, उसमें कुछ मरीजों में क्या होता है, गले में गठान भी हो सकती है, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। जो क्रॉनिक ल्यूकेमिया होते हैं जनरली वो 2 टाइप के होते हैं, वो भी सीएलएल या सीएमएल होता है। सीएमएल में मरीज को भूख कम लगेगी, उसका वजन कम हो जाएगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पेट में तिल्ली का बढ़ जाना, ये सारा कॉमन लक्षण है। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया जो कि सीएलएल होता है, उसमें मरीज में लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज कोई और पर्पस के लिए टेस्ट कराने गया, जैसे कि मान लो उसकी कोई सर्जरी प्लान्ड है, उसमें उसने डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप एक नॉर्मल अपना ब्लड वर्कअप करा के लाओ। उसमें दिखाई देता है कि लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उस तरह से डायग्नोज होता है। अदरवाइज उस बीमारी में भी मरीज का वेट लॉस हो सकता है, बुखार आ सकता है, पसीना वगैरह ज्यादा आता है। बात करें लिम्फोमा की, तो लिम्फोमा जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ नोड्स का कैंसर है। लिम्फ नोड्स जो हमारे शरीर में होते हैं, गले में होते हैं, हमारे कांख में होते हैं, फिर हमारे पेट में या छाती में होते हैं। तो जहां का भी लिम्फ नोड है वो बढ़ सकता है। लिम्फ नोड जिस जगह का होगा, जैसे कि गले में गठान महसूस होना, बुखार आना, छाती में अगर गठान होगी तो सांस की दिक्कत होना या खांसी आना बार बार, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं लिम्फोमा के। माइलोमा जो है, माइलोमा एक बीमारी होती है जिसमें प्लाज्मा सेल ज्यादा बढ़ते हैं, ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो जो माइलोमा नाम की बीमारी होती है उसमें सबसे सबसे ज्यादा जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोन्स। ये जो हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मरीज को किसी भी हड्डी में दर्द हो सकता है, काफी समय से बैक पेन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है वो किसी ऑर्थोपेडिशियन या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले रही हो, और कुछ समय बाद उसका टेस्ट कराया तो उसमें पता चलता है कि ये जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। कई मरीजों में क्या होता है, गुर्दे पे असर पड़ सकता है, जिससे कि उसके ब्लड वर्कअप कराने पे जो है गुर्दे के टेस्ट जो है वो अब नॉर्मल आए। किसी किसी में उनकी कमी हो सकती है, तो उनकी कमी से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, थकावट होना, फटीग महसूस होना, काम करने की इच्छा ना करना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो ब्लड कैंसर के हैं। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है, किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है, राय लेना है, वर्कअप कराना है और उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। उसका जो सिंपल टेस्ट है, एक जो नॉर्मल हम सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे काफी हद तक हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को जो है ल्यूकीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, ल्यूकीमिया हो सकता है। उसमें देखा जाएगा कि उसका डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नॉर्मली हमारा डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 के बीच में होता है। हो सकता है उसमें कई मरीजों में 50,000 या लाख में भी डब्ल्यूबीसी हो। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है, ये हमारे एक नॉर्मल सीबीसी में दिखता है। सीबीसी में हमें कुछ डाउट लगेगा, जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराया उसमें हमें कुछ डाउट लगेगा तो हम कुछ और टेस्ट कराते हैं, जैसे कि बोन मैरो का टेस्ट कराते हैं। तो बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है, उस पे कुछ हम आधुनिक टेस्ट भेजते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर भी जांच करके देखते हैं। उससे हमारा डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो जाता है कि ये माइलोमा है। लिम्फोमा नाम की जो बीमारी होती है, जैसे मरीज को मान लो कोई गठान निकल रही है, गले में गठान है या कांख में गठान है, तो उसकी हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, या तो हमें पूरा लिम्फ नोड निकाल के उसको हमें माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करके उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। जो माइलोमा वाली बीमारी है वो भी हमें जनरली ब्लड वर्कअप से, सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम एम प्रोटीन का टेस्ट होता है वो करके, और साथ में बोन मैरो का टेस्ट करके उससे हम जानकारी पा सकते हैं कि मरीज को माइलोमा नाम की बीमारी है। तो जनरली जो हमारा डायग्नोसिस होता है, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन सम रूटीन ब्लड टेस्ट, बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन एंड सम मोर, कुछ और एंसिलरी टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड बेस्ड ही होते हैं, जिसपे हम कॉन्फिडेंटली डायग्नोसिस बना सकते हैं कि मरीज को ब्लड कैंसर। जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया की अगर हम बात करें तो ये बड़ी जानलेवा बीमारी है। ठीक है, इसमें हमने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि मरीज को इन्फेक्शन होने का, ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। कोई क्रिटिकल ऑर्गन में ब्लीडिंग हो जाए, जैसे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, लंग्स में ब्लीडिंग हो जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकता है, बहुत जल्दी जानलेवा हो सकता है। तो इसमें टाइमली डिटेक्ट करना, टाइमली आइडेंटिफाई करना, टाइमली रेफर करना अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपको जान के हैरानी होगी कि जो बच्चों का ल्यूकीमिया होता है, जो चाइल्डहुड ल्यूकीमिया है, उसमें आज हमने साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम 95% से ज्यादा मरीजों को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब है कि वी आर एबल टू कंप्लीटली क्योर हिम ऑफ द डिजीज, ही कैन लिव अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ आफ्टर हिज ट्रीटमेंट हैज कंप्लीटेड। तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं कि इसमें टाइमली ट्रीटमेंट करना, डिटेक्ट करना और ट्रीटमेंट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, उसमें भी जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें ज्यादातर बीमारी में सर्जरी की, रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ लिम्फोमा नाम की बीमारी है जिसमें आपको थोड़ा बहुत रेडिएशन का रोल है, बट ज्यादातर जो इसमें ट्रीटमेंट होता है ये कीमोथेरेपी से होता है। अगर हम बात करें एक्यूट ल्यूकीमिया की, तो जो एएलएल करके बीमारी है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जनरली उसका पहला महीना का इलाज बहुत सख्त होता है। उसके बाद उसको फिर रिपीटेटिव और भी कीमोथेरेपी दी जाती है अगले 3-4 महीने के लिए, और उसके बाद उसका लगभग 1.5 साल तक ओरल कीमोथेरेपी वाला इलाज चलता है।
तो जनरली इससे अगर बच्चे बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा बच्चे इसकी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। जो एडल्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, उसमें जो एएलएल होता है उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है, बट फिर भी ऑलमोस्ट 60 से 70% मरीज जो होते हैं कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। अगर हम अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें तो उसमें भी मरीज जो है कीमोथेरेपी से इलाज होता है। जनरली कुछ मरीजों को 1 महीने का इंडक्शन थेरेपी दिया जाता है, उसके बाद कुछ मरीजों में आप 3 साइकिल और कीमोथेरेपी देते हैं, या कुछ मरीजों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं इस बीमारी के लिए। इसमें भी अगर सही से इलाज हो, टाइमली इलाज हो, तो उसमें मरीज को क्योर होने की संभावना लगभग 50 से 60% है, डिपेंडिंग ऑन की कौन सा रिस्क का बीमारी है। मल्टीपल माइलोमा की बात करें तो जनरली ये जो बीमारी होती है ओल्ड एज में होती है। इसमें भी वीकली कीमोथेरेपी हम देते हैं लगभग 4 से 6 महीने तक, और उसके बाद अगर मरीज फिट रहता है तो उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। मल्टीपल माइलोमा आज की डेट में लाइलाज बीमारी है, कंप्लीटली जड़ से ठीक नहीं होती, बट विथ ट्रीटमेंट पेशेंट कैन लिव फॉर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स ऑल्सो। दे कैन लिव अ गुड हेल्दी लाइफ, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकते हैं पेशेंट। क्रॉनिक ल्यूकीमिया के भी, जो क्रॉनिक ल्यूकीमिया जैसे सीएमएल नाम की बीमारी है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा इसके बारे में। सीएमएल जो था आज से 20-25 साल पहले बहुत ही जानलेवा बीमारी थी। डायग्नोसिस होने के बाद मरीज को अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं होती थी। तो डिपेंड करता है कि मरीज को कौन सा ल्यूकीमिया है, कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जो अक्यूट ल्यूकीमिया होता है उसमें जनरली ज्यादातर मरीज जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उनके रिलैप्स की संभावना जो सबसे ज्यादा होती है पहले 2 साल में होती है। तो हम पहले 2 साल तक ऐसा होता है कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो हर हर 3 महीने पे हम पेशेंट को जनरली बुलाते हैं, उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनको फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करके देखते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और जब एक बार 2 साल हो गया तो उनका हम फॉलो अप रिड्यूस कर देते हैं, मे बी 6 महीने में या साल में एक बार आके हमें दिखाते हैं। 5 साल 6 साल तक अगर मरीज ठीक रहता है तो जनरली उसके बाद हमें उनको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती है। मान लो रेयरली कोई आगे प्रॉब्लम आती है तो उसके हिसाब से वो आगे हमसे मिल सकता है। बट यही जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं पहले 2 साल में, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के 2 साल के बाद ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एएलएल का इलाज लगभग 2 साल चलता है। एएमएल वाली जो बीमारी होती है जिसको हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कहते हैं, उसका इलाज 3 से 4 महीने चलता है। तो जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने अपने साथ वाले लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं, खेल सकते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बट हाँ, बीच बीच में आके आपको कुछ चेकअप्स वगैरह कराने पड़ेंगे, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ब्लड के टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम फिर आगे का डिसाइड करें। ब्लड कैंसर के अलग अलग रिस्क कैटेगरी होते हैं। जो हाई रिस्क कैंसर होते हैं उसमें रिलैप्स होने की संभावना ज्यादा होती है, उनके बीमारी के रेमिशन में जाने की भी संभावना कम होती है, इसीलिए उनको हाई रिस्क बीमारी कही जाती है। बट अगर हम जैसे कि बात करें बच्चों का एएलएल है, उसमें 90% से ज्यादा क्योर होने की संभावना है। ज्यादातर मरीज रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। 10%, 5 से 10% मरीज ऐसे हैं जो कि बाद में रिलैप्स कर सकते हैं। अगर हम एएमएल की बात करें तो एएमएल में भी जो गुड रिस्क वाले मरीज होते हैं लगभग 70 से 80% मरीज होते हैं कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं उसी में। लेकिन अगर हम हाई रिस्क की बात करें तो ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ 30 से 40% मरीज होते हैं जो कि कंप्लीटली क्योर होते हैं, उनमें रिलैप्स की संभावना ज्यादा रहती है। सो यही यही है कि जो हमारे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं उसको जो हम अलग अलग रिस्क ग्रुप में बांट रहे हैं, उसका 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 यही पर्पस है कि हम प्रेडिक्ट कर पाए कि कौन से मरीज हैं जिसमें कि रिलैप्स की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। जिस टाइम पे मरीज का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस टाइम पे मरीज की इम्यूनिटी कम रहती है, क्योंकि कीमोथेरेपी काफी हाई डोज में लगती है। वो कीमोथेरेपी की दवाइयां सख्त होती हैं। कीमोथेरेपी की वजह से भी मरीज का ब्लड काउंट्स कम हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। सो ऑफ कोर्स जिस टाइम पे ट्रीटमेंट चल रहा है उस टाइम पे मरीज को दूसरे इन्फेक्शन लगने का रिस्क है, जैसे कि ऐसे इन्फेक्शन जो हमको आपको नहीं होंगे, जो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है, लेकिन कोई एटिपिकल वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो कि हमें नॉर्मली नहीं होता, वो ऐसे मरीजों को लगने की संभावना ज्यादा है। बाकी कीमोथेरेपी जो इसमें इस्तेमाल होती है उसकी वजह से भी सेकेंडरी कैंसर, जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यूकीमिया के जो मरीज होते हैं उसको प्रायर कोई कीमोथेरेपी मिली है, उसकी वजह से भी सेकेंडरी कैंसर हो सकते हैं। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी बट इट इज वेरी रेयर। ओनली 1 to 2% ऑफ पेशेंट्स उनको सेकेंडरी कोई और कैंसर या कोई और इस तरह की बीमारी होने की फ्यूचर में संभावना रहती है। बाकी आजकल कुछ आधुनिक ट्रीटमेंट, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह होता है
तो जनरली अगर हम यंग बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उनको फ्यूचर में थोड़ी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताई। कुछ मरीजों का क्या होता है कि जैसे उनकी फर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आगे जाके जाके वो अगर बच्चा वगैरह करने की कोशिश करे तो उसमें थोड़ा-सा रुकावट वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है लगभग 20 से 30% मरीजों में। इसीलिए जब भी हम किसी मरीज को कीमोथेरेपी देते हैं या उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह प्लान करते हैं, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है कई ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट का, तो उसमें हम पेशेंट को ज़रूर सलाह देते हैं कि आप अपना फर्टिलिटी वगैरह प्रिजर्वेशन कराएँ, सो दैट कि आगे आपको परेशानी ना हो। लाइफ़स्टाइल में जब एक बार मरीज क्योर हो गया तो हम जनरली उसको लाइफ़स्टाइल में कोई कुछ भी अलग से रिकमेंड नहीं करते हैं। दे शुड एब्सोल्युटली लिव अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करना है, अपने कलीग्स के साथ खेलना है। एक बड़ा मिथ है कि पेशेंट को कैंसर है तो ये जैसे छुआछूत वाली बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस मरीज को कैंसर है तो वो किसी और अपने हम उम्र बच्चों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उठना बैठना करेगा या उसके साथ खेलेगा या दूसरे लोगों को उससे इस कैंसर को होने का खतरा रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करना है, स्कूल जाना है, कोई वर्क में काम करता है तो काम पे जाना है, एक दूसरे से कोई रिस्क नहीं रहता। हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो मरीज होते हैं उसमें थोड़ा-सा इम्यूनिटी वगैरह की प्रॉब्लम 3-4 महीने, साल भर तक रहती है। तो हम मरीजों को हिदायत ज़रूर देते हैं कि आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो फीवर वगैरह हो सकता है आपको, आपकी इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा-सा अपना खान-पान अच्छा रखें, बाहर वगैरह का ना खाएँ, घर का खाना खाएँ। बट एक मरीज जिसका कि ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं हुआ है, ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, ही कैन एब्सोल्युटली लीड अ नॉर्मल लाइफ जैसे कि बाकी बच्चे हैं या बाकी जो लोग हैं, बिल्कुल उस तरह की ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं वो। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम लोग ज़रूर पेशेंट से थोड़ा सख्ती में रखते हैं क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है बहुत सख्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मरीज को इम्यूनिटी वगैरह कम हो जाती है। हमारे यहाँ पे कोई बुखार आता है, कहीं से ब्लीडिंग होती है, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। तो मरीज को स्पेशली काउंसल करके रखते हैं कि कोई भी आपको बुखार आता है या आपको कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अस्पताल आना है। हो सकता है आपको तुरंत से तुरंत एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत पड़े। तो जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो पेशेंट अंडरगोज़ काउंसलिंग ऑलमोस्ट एवरी डे। हो सकता है पेशेंट हमारे पास हफ्ते में 2 बार आके मिलता हो और उसको हम बार-बार समझाते हैं कि क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी है। खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि मरीज को जो है पूरा पका हुआ खाना खाना चाहिए, अच्छे से कुक्ड होना चाहिए क्योंकि अनकुक्ड फूड में आप जैसे समझ सकते हैं कि मरीज जो है इन्फेक्टेड खाना खा सकता है जिससे उसको कि पेट का इन्फेक्शन वगैरह होने का रिस्क होता है। फिर हम ये भी बताते हैं कई मरीजों को कि बहुत क्राउडेड एरिया में ना जाएँ क्योंकि उसमें क्या है कि अगर मान लो किसी को और कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन वगैरह कैच होने के जैसे कि कोरोना है या इन्फ्लुएंजा आजकल चला हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन वगैरह कैच होने का रिस्क होता है। तो दैट इज़ ओनली व्हेन द पेशेंट इज़ अंडरगोइंग एक्टिव कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, उसी टाइम पे हम इस तरह की हिदायत उनको देते हैं। बट एक बार अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो जैसे मैंने आपको बताया, वो एक बिल्कुल नॉर्मल समाज में अपने आस-पास के बच्चे या परिवार के लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं।